आज है 29 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है सफल पोर्टल। सफल का मतलब है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स। इसको ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये इंडिया का पहला एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है, ठीक है। उसके बाद टीबी इंसिडेंट्स में, मतलब ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में इंडिया ने 18% का डिक्लाइन दर्ज किया था, ठीक है, जो कि ग्लोबल एवरेज से 7% अच्छा है। ग्लोबल एवरेज है 11%, ठीक है। उसके बाद सिक्स हाई लेवल डायलॉग हुआ है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ब्रसल्स में, ठीक है। और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो एंड इनोवेशन अवार्ड, ये नई दिल्ली में हुआ। फिर है सिम्बेक्स। इसका मतलब है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जो इंडिया और सिंगापुर नेवीज के बीच में हुआ विशाखापट्टनम में। उसके बाद ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022, इसको लॉन्च किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। इसमें बताया गया कि दुनिया भर में करीब 10.6 मिलियन लोगों को टीबी हुआ 2021 में, ठीक है, जो कि 4.5% ज़्यादा था 2020 की तुलना में। और 6 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई ट्यूबरकुलोसिस के कारण, ठीक है। उसके बाद चाइना ने एक इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है, मतलब उनकी एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, कैंस साइनो बायोलॉजिक्स, ठीक है। इसने एक पहले एडेनो वायरस वैक्सीन बनाया था, उसी का ही एरोसोल वर्जन बनाया है, ठीक है। उसके बाद छठ पूजा। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, खासकर पूर्वांचल रीजन में, जो मिथिला है नेपाल का, और इंडिया में बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है। छठ पूजा जो है वो सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा जी को डेडिकेटेड होता है, और जो छठ मैया कहते हैं वो उषा जी को ही कहते हैं, ठीक है। ये इस छठ का मतलब होता है जो छठवें दिन मनाया जाता है। ये कार्तिक महीने में जो विक्रम संवत कैलेंडर है उसका छठवें दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है, और जो इस फेस्टिवल को करते हैं उनको पर्वितीन कहा जाता है, ठीक है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, राउरकेला एयरपोर्ट से जो कमर्शियल फ्लाइट्स आएंगी, ठीक है, आरसीएस उड़ान के तहत। आरसीएस उड़ान क्या था? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। ये 2016 में लॉन्च किया गया था नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के तहत, ठीक है। इसमें जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, ठीक है, ताकि एक इकोनॉमिकली वेएबल फ्लाइट्स दी जा सके, जो कॉमन मैन है, जो छोटे शहर हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एक मतलब एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो। फिर है ग्रीवांस एपलेट कमेटी। इसको भारत सरकार बनाएगी सोशल मीडिया यूजर्स के ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। जो एक पहले नियम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, उसके तहत इसको बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन और 2 फुल टाइम मेंबर होंगे, और कोई भी व्यक्ति जिनको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, वो पहले जैसे शिकायत करते हैं उस सोशल मीडिया साइट पर, ठीक है, और वहाँ से कोई उनको रिस्पांस मिलता है। अगर वो उस रिस्पांस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो 30 दिन के अंदर इस पर ग्रीवेंस एपलेट कमेटी पर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने बनाया था, ठीक है। ये इनके मेंबर द्वारा ही फंडेड है। इनका उद्देश्य है कि जो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाए। और ये जैसे कोई ब्रॉडकास्टर है, अगर वो इन जो इनके एथिक्स हैं उनको नहीं मानता तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई भी मतलब सरकारी संस्था या कोई इंडिविजुअल शिकायत कर सकता है इनके पोर्टल पर जाकर। फिर वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक सजेशन था पीएम की तरफ से कि जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग पुलिस हैं उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो कभी कभी वो उनको पता नहीं लगता कि ये पुलिस वाले हैं या क्या है। क्योंकि जैसे अब बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पुलिस की जो वर्दी है वो सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा पुलिस वालों की जो टोपी होती है वो लाल कलर की होती है, ठीक है। तो इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये सजेशन दिया गया। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। 7 शेड्यूल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जो 7 शेड्यूल है उसमें वो स्टेट लिस्ट में आता है। और अभी 2017 में जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट है उसने एक ऑल वेदर फ्रेंडली स्मार्ट यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की मदद से, ठीक है। फिर है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। इंडिया में 24
डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, इनकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जब 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ बनी थी। 2004 में 7 और जोड़ा गया, टोटल 24 है, ठीक है। और हर स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और ये जो मेंबर हैं वो लोकसभा में स्पीकर द्वारा और राज्यसभा में चेयरमैन द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर इनका हिस्सा नहीं हो सकता, मतलब इसका हिस्सा नहीं बन सकता। अगर कोई मेंबर जो है वो मिनिस्टर बनता है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का, ठीक है। और जो इन कमिटीज़ का जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है। जिस दिन ये बनती है वो उस दिन से 1 साल तक ये रहेंगी। 8 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ राज्यसभा में है और 16 लोकसभा में है। फिर है हट्टी कम्युनिटी। हट्टी, ये जो नाम है ये हाट से आता है। हाट मतलब जो छोटे मार्केट होते हैं छोटे शहरों में, ठीक है। हट्टी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक तरह सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं और ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर इनका जो होमलैंड है वो पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे गिरी और टोन्स रिवर की बेसिन है, ठीक है, जो दोनों ही नदियाँ यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वहीं पे पाए जाते हैं। टोन्स रिवर जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो बॉर्डर के उत्तराखंड की तरफ जौनसार बावा रीजन है जहाँ पे हट्टी कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, और टोन्स के हिमाचल रीजन पर उनके जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे हट्टी कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो ट्रेडिशन है वो एक जैसे हैं दोनों ही रीजन में, और इंटर मैरिज कॉमन है, ठीक है। अभी इनको एसटी स्टेटस दिया गया था। हिमाचल में इनको एसटी स्टेटस नहीं मिला था पहले, उत्तराखंड में मिला था, ठीक है। हिमाचल में इस साल दिया गया। फिर है तुलु और कोदावा लैंग्वेजेस। ये दोनों ही द्रविडियन लैंग्वेज हैं। तुलु उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, कासरगोड और वेस्टर्न घाट के इलाकों में बोली जाती है। कासरगोड केरला में आता है, ठीक है। और इन लोगों को जो तुलु लैंग्वेज बोलते हैं उनको तुलुआ या तुलु पीपल बोलते हैं, और जिस एरिया में रहते हैं उसको तुलु नाडु, मतलब अनऑफिशियल है, तुलु नाडु कहते हैं, ठीक है। और इनके कई ऐसी फीचर्स हैं जो तमिल और कन्नड़ा में नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो मतलब इनका काफ़ी रिच लिटरेचर और ट्रेडिशन है, जो हम जैसे जानते हैं कि यक्षगाना इन्हीं से रिलेटेड है। कोदावा की बात करें तो वो कुर्ग रीजन जिस कोदागो डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। फिर है आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45ZN। इसके तहत अगर आरबीआई जो है इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने में फेल होता है तो उसको गवर्नमेंट को बताना होगा कि इसके क्या रीज़न थे, मतलब फेल होने की, ठीक है। उसमें इनको रिमीडियल एक्शन भी बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि कितने समय में इसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। जब भी ये फेल करते हैं, मतलब जैसे जो टारगेट किया गया है कि इस महीने इतना अचीव करना है, तो उसके 1 महीने के अंदर ही इनको फिर वो एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ठीक है। जो रेगुलेशन 7 है आरबीआई का एमपीसी और मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेसिंग रेगुलेशन का 2016 में बनी थी, ठीक है। इसके तहत एक सेपरेट मीटिंग बैठाई जाएगी जिसमें ये सब प्रोसेस बताए जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अरिजित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से बनी थी। एक 6 मेंबर की कमेटी है जो पॉलिसी रेट या रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए बनी थी, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको आरबीआई एक्ट 1934 का अमेंड करके बनाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया था 4 ± 2%, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ हो सकता है। सीपीआई आप जानते हैं कि एक वेटेड एवरेज होता है जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनका, ठीक है। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, और जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो 4 साल के लिए, मतलब जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो 4 साल के लिए नॉमिनेट करती है और उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, ठीक है। ये बॉडी जो है हर क्वार्टरली मिलती है, मतलब हर 3 महीने पर इसकी मीटिंग होती है, और इसके जो डिसीजन होते हैं मेजोरिटी बेसिस पर होते हैं। चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट है। फिर है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, और इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत बनाया गया था। ये जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स होती हैं उनको उनसे डील करती है। स्टेट इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। स्टेट किसी भी क्राइम को इनको रिकमेंड कर सकता है कि वो इसको अलग से जांच करें, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ब्रांचेस अलग अलग शहरों में हैं। फिर है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। ये इसको पहले नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था, अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में है, और देखा जाए तो ये इंडिया का हिस्सा है, और जो प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर था ये उसका हिस्सा था, ठीक है। जब हरी सिंह ने
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया तो ये इंडिया का हिस्सा बन गया, ठीक है। और उसके बाद से पाकिस्तान ने इस पर हमला किया था और इसको कब्जे में ले लिया था, ये तब से उन्हीं के कब्जे में है। और जो हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो वहीं से ड्रॉ होता है, ठीक है। फिर ये 2 मैप हैं, इसमें ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है, इसमें जो ऊपर देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है, उसमें भी जो एक पोर्शन है उसको चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया है, ठीक है। और नॉर्थ इसमें जो लेफ्ट साइड में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये POK जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और अक्साई चीन जिसको चाइना ने अपने कब्जे में रखा है 1962 से, ठीक है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये इसी गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए जाता है, ठीक है, नीचे ग्वादर पोर्ट तक। फिर इंडिया ने UNSC की काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग हेल्ड की दिल्ली और मुंबई में, ठीक है। इसका थीम था काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। और ये अपनी तरह की पहली मीटिंग थी जो इंडिया में हुई। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में, उन्होंने वही थे, ठीक है। और UNSC की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है ये बनी थी 2001 में, जब 9/11 हुआ था US में, ठीक है। उसके बाद 28 सितंबर को एक रेजोल्यूशन दिया गया था 1373, ठीक है। उसी के तहत इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि वो इस जो रेजोल्यूशन है इसमें जो भी प्रावधान है उसको मॉनिटर करेगी। अलग अलग देशों के लिए अलग मतलब प्रावधान रखे गए थे कि वो इन चीज़ों पर ध्यान। उसमें कई सारे प्रावधान थे, जैसे टेरर फाइनेंसिंग को क्रिमिनलाइज करना, उनके टेररिस्ट के फंड फ्रीज करना, जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उनको कोई सपोर्ट न देना, ठीक है, उनके जो भी सेफ हेवन है उसको डिस्ट्रॉय करना, ऐसे कई सारे प्रावधान है उसमें, ठीक है। और इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट है CTC का, वो मदद करता है, ठीक है। और ये कमेटी जो है वो भी मॉनिटर करती है कि अदर जो गवर्नमेंट्स है वो कैसे इसको मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही हैं या डिटेक्ट कर रही हैं, या जिनको एक्स्ट्राडिशन है टेररिस्ट का वो कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर है 8th डकार इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका। इसकी थीम थी अफ्रीका इन द फेस ऑफ एक्सोजेनस शॉक्स, चैलेंजेस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सोवरेंटी, ठीक है। ये फोरम जो है एलिजी समिट, जिसको फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया था 2013 में, तभी लॉन्च की गई थी। इसका पहला एडिशन 2014 में हुआ था ढाकार में। ढाकार सेनेगल की राजधानी है, ठीक है। उनके जो प्रेसिडेंट थे सेनेगल के, मैकी साल, उनके ही पैट्रोनेज में उसका हुआ था। और इसका पहले नाम था ढाकार पीस एंड सिक्योरिटी फोरम, ठीक है। इंडिया ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।